गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू ई स्टडी। हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य या मगधा एम्पायर। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। आज का हमारा मगध साम्राज्य ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ेंगे, तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मगध साम्राज्य। पहला क्वेश्चन है हमारा, मगध का संस्थापक कौन था? बृहदत्त, बिंबिसार, बिंदुसार या अशोक? तो मगध के संस्थापक की बात करें तो मगध का संस्थापक था बृहदत्त। लेकिन मगध के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को, जो हर्यक वंश का संस्थापक भी है। अब यहाँ मगध की बात हो रही है तो मगध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई थी उसने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया था, और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने सामाजिक जीवन में क्रांति लाई थी, जिसके बाद लोग कबीलों में रहने लग गए और कबीले जन में बदलने लग गए और जन जनपद में और जनपद महाजनपद में। तो इस प्रकार मगध में महाजनपद की स्थापना हुई। और महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, इन दो जगह से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिनमें अंग, वज्जी, वैशाली आदि महत्वपूर्ण हैं। और इन सब में से उभर के कौन सा आया? मगध। मगध के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगध का संस्थापक बृहदत्त था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी क्या है? राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती या कौशाम्बी? तो मगध की राजधानी राजगृह थी। कहीं कहीं किताबों में मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज भी लिखी होती है। क्या होती है? गिरिव्रज। तो ऑप्शन में या तो राजगृह होगा या गिरिव्रज होगा। तो ये दोनों ही मगध की राजधानियां हैं। और मगध के विस्तार का कारण देखें तो लोहे की खोज और नदियों के बीच होने की वजह से मगध का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, राजगृह या गिरिव्रज। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजवंशों का सही क्रम बताओ। हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश। अब इन्हें क्रम से सजाना है। तो ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 4 3 1, 4 2 3 1 या 1 4 2 3। किस क्रम से ये राजवंश उभर के आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हमारा आया था हर्यक वंश, फिर आया नागवंश, उसके बाद आया नंदवंश और सबसे लास्ट में मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त, बिंबिसार, बिंदुसार या कालाशोक? तो अभी हमने देखा बृहदत्त तो मगध का संस्थापक था और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, कालाशोक नागवंश का शासक था। तो बचा कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना करी थी। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतकर मगध में मिलाया था? अंग, वज्जी, काशी या कौशाम्बी? तो बिंबिसार की बात करें तो इसने अंग को जीतकर अपने साम्राज्य मगध में मिला लिया था। और वहाँ का शासक किसे बनाया था? तो बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक बनाया था।
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, अंग को जीता था। अगला क्वेश्चन है, किसने वैवाहिक संबंधों से राज्य विस्तार किया था? अजातशत्रु ने, बिंदुसार ने, बिंबिसार ने या अशोक ने? तो वैवाहिक संबंधों से राज्य विस्तार किसने किया था? यह किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने विवाह को राज्य विस्तार का मार्ग बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? हर्यक वंश को, नागवंश को, नंदवंश को या मौर्य वंश को? तो पितृहंता वंश के नाम से हर्यक वंश को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए हैं, क्योंकि हर्यक वंश में जितने भी शासक हुए हैं, सबने अपने पिता की हत्या करके राजा बने हैं। इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बृहदत्त ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या गणानंद ने? तो बिंबिसार की बात करें तो यह हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश के शासकों की हत्या उन्हीं के पुत्रों ने की थी। तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, किसे कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को या गणानंद को? तो कुणिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता था। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किसे जीतकर मगध में मिलाया था? वज्जी को, संग को, कौशल को या ए और बी दोनों को? तो अजातशत्रु ने वज्जी और संग दोनों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। और अजातशत्रु ने वज्जी और संग को जीतने के लिए कौन से हथियारों का काम में लिया था? तो इसने महाशिला कंठक और रथमुसल नामक हथियारों से वज्जी और संग को जीता था। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण की घटना किसके समय हुई थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क? तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। यह महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? अजातशत्रु के शासन में। जब अजातशत्रु मगध का शासक था, उसी समय 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में ही अजातशत्रु के शासन में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? शिशुनाग, कालाशोक, उदयन या गणानंद? तो अजातशत्रु भी हर्यक वंश से संबंधित था और इसकी भी हत्या इसी के पुत्र उदयन ने की थी। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? वैशाली को, पाटलिपुत्र को, अवंती को या वज्जी को? तो उदयन ने गंगा, सोन और गंडक इनके संगम पर अपनी राजधानी बनाई थी। और कौन थी राजधानी? पाटलिपुत्र। इन तीनों नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन है, नागवंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, कालाशोक, गणानंद या इनमें से कोई नहीं? तो नागवंश का संस्थापक कौन था? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शिशुनाग। तो नागवंश या शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक शिशुनाग था। ऑप्शन नंबर ए। और शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। इस प्रकार ये सभी शासक
मगध का विस्तार करने में लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अवंती को, वैशाली को, अंग को या कौशाम्बी को? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। किसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु या घनानंद? तो काकवर्ण के नाम से कालाशोक को जाना जाता था। यह अत्यधिक काले रंग का होने की वजह से इसे काकवर्ण भी नाम दिया गया था। यह काले रंग का होने की वजह से इसे काकवर्ण नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक। और कालाशोक नागवंश का दूसरा शासक था। पहला शासक कौन था? पहला शासक था शिशुनाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को पुनः किसने राजधानी बनाया? कालाशोक ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने या घनानंद ने? तो पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया है? कालाशोक ने। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक ने। अगला क्वेश्चन है। किसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु या घनानंद? तो यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह आयोजित की गई थी कालाशोक के शासन में। जिस समय मगध का साम्राज्य कालाशोक के अधीन था, उस समय बौद्ध संगीति का दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ था। और पहली बौद्ध संगीति किसके समय आयोजित हुई थी? तो अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व। कब की थी? 483 ईसा पूर्व। और द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और यह कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व के आसपास। और चतुर्थ बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है। नागवंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, नंदीवर्धन, घनानंद या अशोक? तो नागवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन के बाद मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी। किस वंश की? नंद वंश की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदीवर्धन। अगला क्वेश्चन है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, नंदीवर्धन, घनानंद या अशोक? तो यहाँ बात करें नंदीवर्धन तो नागवंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंदवंश का ही शासक था लेकिन संस्थापक नहीं था। और अशोक मौर्य वंश का शासक था। तो बचा कौन? महापद्म नंद, जो नंद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए। और महापद्म नंद की बात करें तो इसका दूसरा नाम उग्रसेन था। कई बार एग्जाम में उग्रसेन के नाम से भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है। किसे पुराणों में परशुराम का अवतार बताया है? महापद्म नंद को, नंदीवर्धन को, घनानंद को या अशोक को? तो पुराणों में परशुराम का अवतार महापद्म नंद को बताया है। और यहाँ देखें तो महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि भी धारण करी थी। कौन सी उपाधि? एकराट की उपाधि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद को परशुराम का अवतार भी बताया गया है पुराणों में। अगला क्वेश्चन है। किसने कलिंग में नहर निर्माण करवाया था? महापद्म नंद ने, नंदीवर्धन ने, घनानंद ने या अशोक ने? तो कलिंग में नहर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था तथा वहाँ से जैन धर्म के जिनशेन की मूर्ति भी ले आया था। कौन सी मूर्ति? जिनशेन की मूर्ति। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। कौन से अभिलेख? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है। कौन से शासक सिकंदर के समकालीन था? महापद्म नंद, घनानंद, अजातशत्रु
या नंदीवर्धन? तो सिकंदर का समकालीन किसे माना गया है? घनानंद को। और घनानंद को यूनानी लेखों में अग्रेमिज कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्रेमिज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्म नंद, नंदीवर्धन, घनानंद या अशोक? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद के बारे में कहा गया है कि यह सिकंदर का समकालीन भी था। इसी के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम मगध का अंतिम वंश देखेंगे। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। मौर्य वंश मगध का अंतिम वंश है जिसे हम ईरानी और यूनानी आक्रमण के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि नंद वंश के बाद ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।